हाँ, तो आइए यहाँ पे हम एक जो है एग्जाम्पल ले लेते हैं और फिर समझते हैं कि सरकार आखिर किस तरह से जो है फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट बनाई जाएगी, किस तरह से अलायंस गवर्नमेंट बनाई जाएगी। यदि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला है लोकसभा के चुनाव में, तो कोई पार्टी यदि लोकसभा में अपना बहुमत साबित करने में, मेजोरिटी को प्रूफ करने में जो है असफल रहती है, तो उस स्थिति में क्या होगा, उस स्थिति में राष्ट्रपति की क्या भूमिका होगी, इन सभी बात को खंगालेंगे बस इस एग्जाम्पल के थ्रू। तो देखते हैं, मान लिया जाए लोकसभा का इलेक्शन हुआ। लोकसभा में अभी आप लोगों को बताया था कि प्रेजेंट स्ट्रेंथ जो होते हैं वो है 545 और मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है वो 552, 552 से अधिक नहीं हो सकते। अभी 545 है सीटों की संख्या। तो 545 सीट में से दो तरह के मेंबर होते हैं, एक होते हैं इलेक्टेड मेंबर और एक होते हैं नॉमिनेटेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर हिंदी में हम बोलते हैं निर्वाचित सदस्य, नॉमिनेटेड मेंबर को बोलते हैं नामांकित सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य। अब देखो, इलेक्टेड मेंबर नॉमिनेटेड मेंबर में डिफरेंस क्या है। इलेक्टेड मेंबर में ये होता है कि लोकसभा का इलेक्शन कोई फाइट करके लोकसभा में यदि पहुंचता है सांसद सदस्य, तो उसे हम बोलते हैं इलेक्टेड मेंबर, कि वो जो है निर्वाचन के थ्रू आया है संसद में बैठने के लिए। दोनों को हम एमपी ही बोलेंगे, सांसद सदस्य ही बोलेंगे। लेकिन इसमें से नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, उसका चुनाव नहीं होता है। और नॉमिनेटेड मेंबर का चुनाव नहीं होगा, इसका सिंपल मतलब है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर होंगे वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे। लोकसभा का जो मेंबर होंगे, द मेंबर ऑफ द लोकसभा, द नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ द लोकसभा इज नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो नॉमिनेटेड मेंबर है वो किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति उसे नॉमिनेट करेगा। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्टेड मेंबर जो होते हैं वो 543, 543, जबकि नॉमिनेटेड मेंबर की संख्या 2, ये फिक्स की गई है कि 2 होगी। तो 543 प्लस 2 इक्वल टू 545। इसका मतलब हुआ कि 543 सीटों पर ही लोकसभा का चुनाव कराया जाएगा, 545 सीटों पर चुनाव नहीं कराया जाएगा, क्योंकि ये दो नॉमिनेटेड मेंबर किसके द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे? प्रेसिडेंट के द्वारा। और इसी दो नॉमिनेटेड मेंबर को हम बोलते हैं एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन का मतलब होता है आंग्ल भारतीय समुदाय। इसके बारे में जोरदार डिस्कशन हम करेंगे जब लोकसभा चैप्टर पढ़ाएंगे, पार्लियामेंट में इसे पढ़ना है। एंग्लो इंडियन के बारे में बढ़िया से हम डिफाइन करके आपको बताएंगे। फिलहाल इतना ध्यान रखिए कि 543 सीटों पर चुनाव होता है। तो 543 पे लोकसभा का सपोज कीजिए चुनाव हुआ। 543 के बाद जो इलेक्शन कमीशन है, नेशनल इलेक्शन कमीशन, राष्ट्रीय चुनाव आयोग, उन्होंने रिजल्ट निकाल दिया और रिजल्ट कुछ इस प्रकार से आया। कांग्रेस पार्टी को लोकसभा के चुनाव में मिला 215 सीट, बीजेपी को मिला 190 सीट। उसके बाद समाजवाद पार्टी जो मुलायम सिंह और अखिलेश सिंह की हैं, अखिलेश यादव की, उनको मिला 55 सीट। आम आदमी पार्टी केजरीवाल को मिला 20 सीट। आरजेडी लालू प्रसाद यादव, उनको मिला 13 सीट। बीएसपी बहुजन समाजवाद पार्टी को भी इसमें हमने इन्वॉल्व कर दिया है, बहन श्री मायावती जी का, उनको मिला 35 सीट, 35। टीएमसी तृणमूल कांग्रेस, बहन श्री ममता बनर्जी, उनको भी शामिल कर दिया है, उनको मिला 12 सीट। और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड जो नीतीश कुमार की बिहार में सरकार है, उनको मिला 3 सीट। ये लोकसभा का टोटल जो है काउंटिंग करके हुआ 543 सीट। अब यहां पे हम क्या बोले कि सरकार बनाने के लिए केंद्र में आपको लोकसभा में बहुमत प्राप्त करना होगा, बहुमत को साबित करना होगा। और बहुमत साबित करने का मतलब क्या होता है कि कुल स्ट्रेंथ कितना है लोकसभा का, ये देख लिया जाएगा। तो कुल सदस्य कितने हैं? 545, और इसका हाफ से एक अधिक कर दिया जाएगा, यानी 50% प्लस 1। तो 50% कितना हो जाएगा? 272 प्लस 1 इक्वल टू 273। कोई भी पार्टी यदि लोकसभा में अपने दम पर 273 सदस्य दिखा दे लोकसभा में, तो उनकी सरकार चलेगी।
यदि 273 सदस्य जो है अकेले कोई पार्टी प्राप्त कर लेती है तो उस पार्टी के द्वारा जो सरकार चलाया जाता है उस सरकार को हम बोलते हैं पूर्ण बहुमत वाली सरकार है। जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत वाली रही, 2019 में पूर्ण बहुमत वाली रही 350 सीट के साथ, जो 273 से ज्यादा है। यानी ये किसी पार्टी पर डिपेंड नहीं है। और यहाँ पे एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं आप सबको कि जो पूर्ण बहुमत की सरकार है वो अस्थायी सरकार होती है, कांस्टेंट गवर्नमेंट होती है। इसका मतलब हुआ कि वो 5 साल अपना कंप्लीट करेगी, किसी दूसरी पार्टी पे डिपेंड नहीं होती है। वही दूसरी तरफ हम बात करते हैं अलायंस गवर्नमेंट की। यदि 273 सीट नहीं प्राप्त हुआ किसी पार्टी को तो अलायंस गवर्नमेंट गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन की सरकार में 5 वर्ष चलाना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, फिर सरकार को गिर जाने की भी उम्मीद रहती है। ऐसा हुआ है। अटल बिहारी वाजपेयी को 1996 में 13 सीट मिली थी। आप समझ सकते 13 सीट के लिए जो है उनकी सरकार नहीं चल पाई थी। आप वीपी सिंह का देख सकते हैं, चंद्रशेखर का देख सकते हैं 1989 में। आप जो है फर्स्ट जो है अलायंस गवर्नमेंट जो बनाई गई थी 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार, पहले एंटी कांग्रेसी वो प्राइम मिनिस्टर देश के बने थे, पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे मोरारजी देसाई। 2 वर्ष के बाद ही उनकी सरकार चली गई 1979 में। चौधरी चरण सिंह फिर आ गए। चौधरी चरण सिंह भी ज्यादा नहीं चला पाए, 1 साल तक चला पाए। 1980 में जो है फिर इंदिरा गांधी आ गए, मध्यावधि चुनाव कराना पड़ गया। 2-2.5 साल के अंदर जो है 2 प्रधानमंत्री को बदलना पड़ा। तो ऐसे होता है। तो अब आइए देखते हैं, एक ध्यान में रखना है, फुल मेजोरिटी की गवर्नमेंट कांस्टेंट गवर्नमेंट कही जाएगी, अस्थायी सरकार 5 साल पूरा करने वाली, और जो अलायंस गवर्नमेंट होगी वो 5 साल पूरा करे या ना करे ये उस पार्टी में सम्मिलित और सभी पार्टियों के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए, लोकतांत्रिक देश में वैसे मैं मानता हूं कि गठबंधन सरकार से बेहतर जो है वो पूर्ण बहुमत वाली सरकार ही होती है, क्योंकि उसमें विकास हो पाता है। तो अब आइए अब देख लेते हैं। यहां पे हमने देखा कि 273 सरकार चलाने के लिए चाहिए, तभी राष्ट्रपति जो है कहे सरकार चलाने का आदेश देगा, और 273 इसमें से किसी को नहीं मिला है। 273 सीट किसी को नहीं आया है। तो अब इस स्थितियों में राष्ट्रपति का कर्तव्य क्या है, राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति का ड्यूटी यही है कि ये देखेगा कि लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर कौन पार्टी उभरी है। तो सबसे बड़ी पार्टी कौन यहां पे है? सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो 215 सीट लाई है। उसके बाद देखेगा कि सबसे दूसरी पार्टी कौन है जो लोकसभा में सरकार चला सकती है। तो दूसरी पार्टी है बीजेपी पार्टी। तो राष्ट्रपति का इस स्थिति में जब वो देखे कि किसी की भी सरकार नहीं बन पा रही है, अर्थात किसी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली है, पूर्ण बहुमत नहीं मिली है, तो अलायंस गवर्नमेंट यहां पे बनेगी, गठबंधन की सरकार। और ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करेगा? जो सबसे ज्यादा लोकसभा में सीट प्राप्त किया है उसे पहले इनवाइट करेगा, फिर जाकर के यदि वो सरकार नहीं बना पा रहा है तब जाकर के वो दूसरी पार्टी को इनवाइट करेगा। एक बातें यहां पे स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जरूरी नहीं है अलायंस गवर्नमेंट बनने की स्थिति में कि जो सबसे बड़ी पार्टी है वही सरकार बना ले। जो दूसरे नंबर की पार्टी है वो भी सरकार बना सकती है जब उसे मेजोरिटी प्राप्त नहीं हुआ है, 273 सीट नहीं आया है तो। और ऐसा कई बार हुआ है। आप देख सकते हैं गोवा के मनोहर पारीकर जी जो डिफेंस मिनिस्टर भी हमारे रहे थे, वहां भी वैसे ही मनोहर पारीकर को मुख्यमंत्री बनाया गया था। वहां पे कांग्रेस पार्टी अधिक सीट लाई थी, 40 विधानसभा सदस्य वाला वो गोवा है। वहां पे बीजेपी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, वो सरकार बना ली। आप उसी तरह से देख सकते हैं अभी महाराष्ट्र का फिलहाल हुआ, सबसे बड़ी पार्टी वहां पे थी विधानसभा के इलेक्शन में बीजेपी 109 सीटों के साथ, वो सरकार नहीं बनाई। शिवसेना कांग्रेस ने मिलकर के सबने सरकार बना ली। तो ऐसे होता है। तो इसका रूल क्या है कि राष्ट्रपति का ड्यूटी यही है कि पहली जो है सबसे बड़ी पार्टी जो है उसको इनवाइट करे, फिर जाकर के दूसरे नंबर पे, यदि वो नहीं बना पा रही है तब जाकर के।
और इसको हम बोलते हैं पर्सनल डिस्क्रिशन पावर, स्वविवेकाधिकार की शक्ति, जिसका उपयोग राष्ट्रपति करता है। एक तो इन स्थितियों में करता है और दूसरी उन स्थितियों में करता है कि सरकार कोई पार्टी चला रही है और उससे चल नहीं रहा है, वो 1 साल 1.5 साल के बाद जो है वो गठबंधन की सरकार है आपस में टूट गई, तो उस स्थिति में भी राष्ट्रपति पर्सनल डिस्क्रिशन पावर, स्वविवेकाधिकार की शक्ति का उपयोग करेगा और उसी समय जो है लोकसभा में बहुमत का परीक्षण कराएगा, मेजोरिटी टेस्ट कराएगा और उस मेजोरिटी टेस्ट में जो पार्टी पास होगी उस पार्टी से जो है प्रधानमंत्री बनेंगे लोग। और देश में पहली बार ऐसा हुआ भी है। 1977 में मोरारजी देसाई की सरकार बनी, 2 साल तक चल पाया, 2 साल के बाद सरकार जो है गिर गई। उनके ही जो है कैसे सरकार गिरती है वो भी बता रहे हैं। उनके ही बहुत सारे सांसद जो है आकर चौधरी चरण सिंह में मिल गए। उस समय देश के राष्ट्रपति हुआ करते थे डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी, और डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने को मजबूर होकर के मोरारजी देसाई को बर्खास्त करना पड़ा, पद से हटाना पड़ा और चौधरी चरण सिंह को जो है प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। ध्यान रखने वाली बात है, चौधरी चरण सिंह उस पार्टी के, जनता पार्टी के जो है होम मिनिस्टर थे, उस समय गृह मंत्री थे। उन्होंने अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। तो ये बहुत बड़ी डिस्कशन वाली बात है, लेकिन ये स्पेशल जब हम यूपीएससी को पढ़ाएंगे तो उसमें मेंस में काम आता है। हम ये कंबाइंड पढ़ा रहे हैं ताकि आप लोगों का एसएससी भी, एनडीए, सीडीएस, रेलवे, स्टेट पुलिस और साथ ही साथ यूपीएससी, स्टेट पीसीएस वगैरह सबका जो है सबको लेकर के चला जाए। तो अब देखिए, एक तो बातें यहाँ पे हो गई। तो मान लिया जाए कि कांग्रेस पार्टी के, अब यहाँ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन इसके साथ जो पार्टी जुड़ रही है उसमें 2 ही पार्टी जुड़ रही है, सपोज करते हैं, और वो पार्टी है, एक पार्टी है आम आदमी पार्टी और एक टीएमसी ने समर्थन किया। तो अब तीनों का हम ऐड कर देंगे तो 215 कांग्रेस का है, प्लस आम आदमी पार्टी का 20 है और प्लस टीएमसी का 12 है। अब इनको हम ऐड कर देते हैं तो कुल कितना होता है, 235 और 12 247। अभी भी इन्हें कांग्रेस जो है मेजोरिटी को, लोकसभा में बहुमत को साबित करने में असफल पड़ रही है। सरकार कितना 273 पे चलेगा और इसके साथ कोई पार्टी जुड़ने के लिए तैयार नहीं। जिस पार्टी ने समर्थन दिया वो पार्टी हुई आम आदमी पार्टी और एक हुआ टीएमसी। तो ऐसी स्थितियों में अभी भी देखिए सरकार ले चल पाने में जो है ये असफल है कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी पार्टी है लोकसभा में, फिर भी असफल है। तो अब क्या करेगा राष्ट्रपति, जब देखेगा कि कांग्रेस जो है सरकार यहाँ नहीं चला पा रही है, तब जाकर के दूसरी पार्टी को इनवाइट करेगा। दूसरी यहाँ सबसे बड़ी पार्टी कौन है, बीजेपी। अब बीजेपी को देख लिया जाए, बीजेपी का, अब बीजेपी को क्या हुआ कि बीजेपी को इन पार्टियों में से 2 पार्टी ने समर्थन कर दिया, एक कर दिया समाजवाद पार्टी, तो बीजेपी प्लस समाजवाद पार्टी प्लस आगे बढ़ाते चले, और एक बहुजन समाजवाद पार्टी ने भी जो है इसे सपोर्ट कर दिया। और बाद बाकी जो जेडीयू है वो बोला कि भाई हम ना तो कांग्रेस की तरफ जाएंगे और न ही बीजेपी की तरफ जाएंगे, वो तटस्थ रहेंगे, वो स्थिर रहेंगे। तो अब इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं। बीजेपी का कितना है, कुल कितना 190 सीट, समाजवाद पार्टी का ऐड कर लेते हैं 55 सीट, और फिर बहुजन समाजवाद पार्टी का ऐड कर लेते हैं 35 सीट। अब हम ऐड कर देते हैं तो 55 प्लस 35 इक्वल टू कितना हो गया 90, और 190 इक्वल टू कितना हो गया 190 और 90 280। अब बताइए 273 से ज्यादा हो गया ना। अब कहा जाएगा कि बीजेपी ने अपना लोकसभा में बहुमत को सिद्ध कर दिया है, साबित कर दिया है, अब ये सरकार चला पाएगी। तब राष्ट्रपति आदेश देगा कि बीजेपी जो है गठबंधन की सरकार बना सकती है। अब हमने देख लिया कि बीजेपी ने यहां दूसरी सबसे बड़ी पार्टी
हैं और पहली पार्टी कांग्रेस होते हुए भी सरकार नहीं बना पा रही है, जबकि बीजेपी ने सरकार बना लिया 280 सीटों के साथ। किसके समर्थन पे? समाजवाद पार्टी के समर्थन पर और फिर बहुजन समाजवाद पार्टी के समर्थन पर। तो अब जब 280 सीट के साथ गठबंधन की सरकार यहां बीजेपी की बन गई और ऐसी स्थितियों में राष्ट्रपति आदेश देगा कि अब सरकार बनाइए और इसी में से एक प्रधानमंत्री, आप लोग एडवाइस अपने आप में से 280 सांसद चुन करके दीजिए और उनको हम शपथ दिलाएंगे, उसे हम अपॉइंट करेंगे। तो क्या होता है यहां पे? हर पार्टी का अपना एक अध्यक्ष होता है। जैसे बीजेपी का अभी है जेपी नड्डा, तो पार्टी अध्यक्ष और तय करेगा, सभी अपने एक मीटिंग बुलाएगा पार्टी का, जिसमें ये 280 मेंबर के साथ यदि गठबंधन सरकार बनाया है तो 280 मेंबर जो है वो उपस्थित होंगे और सबसे ज्यादा जिसे पसंद किया जाएगा उस पर पार्टी का अध्यक्ष जो है डिसीजन लेगा और पार्टी का अध्यक्ष सभी का साइन करा करके, जरूरी नहीं कि 280 में 280 सदस्य जो है यदि बीजेपी के हैं तो उन्होंने समर्थन कर दिया किसी नाम पे, मान लिया जाए 280 में से ही एक जो है नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपॉइंट किया और 280 में से 250 या 240 ऐसे करके लोगों का समर्थन मिला, मतलब सबसे ज्यादा जो है पसंद किया गया उस पार्टी में, तो सभी लोगों का हस्ताक्षर करा करके पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा जी कहां पर भेज देंगे? पार्टी प्रेसिडेंट, जिसे हम पीपी बोलते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट भेजेंगे प्रेसिडेंट के पास, प्रेसिडेंट के पास। क्या भेजेंगे? एक लेटर। कौन सी लेटर? जिसमें सभी सदस्यों का हस्ताक्षर होगा कि इस व्यक्ति को आप राष्ट्रपति के रूप में शपथ दिलाइए, राष्ट्रपति अपॉइंट कीजिए, और वही लेटर राष्ट्रपति देखेगा और उस व्यक्ति को क्या करेगा? एक डेट क्लियर करेगा कि इस डेट को हम शपथ दिलाएंगे, और शपथ दिलाने के बाद इसी को कहा जाता है कि राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री को अपॉइंट किया। तो इतना बड़ा, अच्छा, प्रधानमंत्री जब बन जाएगा, अपना पद का शपथ ले लेगा, तो प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष मिलकर के तय करेंगे कि हमें अपनी पार्टी में से किन किन को मंत्री बनाना है, कौन कौन सा मंत्रालय देना है। उसी में से स्वास्थ्य मंत्री भी बनेगा, उसी में से खेल मंत्री भी बनेगा, उसी में से जो है डिफेंस मिनिस्टर भी बनेगा, रक्षा मंत्री भी बनेगा, उसी में से होम मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसी में से फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाएगा, उसी में से HRD जिसे हम एजुकेशन मिनिस्टर कहते हैं वो भी बनाया जाएगा। और वो कौन तय करेगा? प्रधानमंत्री सलाह देगा राष्ट्रपति को कि इनको जो है स्पोर्ट मिनिस्टर बना दिया जाए, इसे एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया जाए, इसे हेल्थ मिनिस्टर बना दिया जाए, तो उनको उसके रूप में शपथ दिलाया जाएगा। इसलिए मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी और प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होगी। प्रधानमंत्री की जब नियुक्ति होगी तो राष्ट्रपति ये देखेगा कि बहुमत प्राप्त दल के नेता है या नहीं है, और तब जाकर के बनाएगा। और जब मंत्री की किसी मंत्री की नियुक्ति होगी तो वो प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। हाँ, तो जैसा कि हमने अभी देखा, एग्जाम्पल के थ्रू हमने जाना कि आखिर प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट किस तरह से। यहाँ 2-3 बातें जो है स्पष्ट रूप से आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहली बातें तो ये कि राष्ट्रपति पर्सनल डिस्क्रिशन पावर यानी स्वविवेकाधिकार की शक्ति का प्रयोग करता है, ये मैंने पढ़ाया। और ये भी बताया कि 1977 में मोरारजी देसाई की जनता पार्टी वाली सरकार जब 1977 में बनी थी और 1979 में जो है वो गिर गई सरकार, तो उस स्थिति में राष्ट्रपति उस समय डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने पर्सनल डिस्क्रिशन पावर का उपयोग किया था। तो एक तो बातें ये हो गई। और किसी भी पार्टी को यदि जो है क्लियर मेजोरिटी नहीं मिल पा रही है तो उन स्थितियों में राष्ट्रपति फर्स्ट पार्टी को इनवाइट करेगा, फिर जाकर के सेकंड पार्टी को इनवाइट करेगा। यही दोनों बातें जो है आप लोग नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट, नंबर फर्स्ट पॉइंट, if no party gets a clear majority, if no party gets a clear majority, then the president may exercise his personal discretion power, may exercise his personal discretion power in the appointment of the
प्राइम मिनिस्टर, इन द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। यदि किसी भी पार्टी को स्पष्ट रूप से लोकसभा में बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, स्पष्ट रूप से बहुमत प्राप्त नहीं हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति स्वविवेकाधिकार शक्ति का उपयोग करेगा, स्वविवेकाधिकार शक्ति का उपयोग करेगा। सेकेंड पॉइंट ये लिख लीजिए, 1977 में फर्स्ट टाइम पर्सनल डिस्क्रिप्शन पावर का उपयोग डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के द्वारा किया गया। और ये भी ध्यान में रखनी है कि फर्स्ट टाइम जो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी थे, उन्होंने स्वविवेकाधिकार की शक्ति का उपयोग करके मोरारजी देसाई को बर्खास्त कर दिया था। तो ये पॉइंट आप लोग लिख लीजिए। दिस पावर वाज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया, दिस पावर वाज फर्स्ट एग्जीक्यूटेड इन इंडिया in the year 1979, in the year 1979, when the Dr. Neelam Sanjeev Reddy appoints Chaudhry Charan Singh as the Prime Minister after the collapse of the Janata Party government, पहली बार 1979 में 1979 में जब जनता पार्टी की सरकार गिर गई थी, तो उस समय भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी ने स्वविवेकाधिकार की शक्ति का उपयोग करके चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री अपॉइंट कर दिया था। अब हम पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि प्रधानमंत्री बनने के लिए और कोई मिनिस्टर बनने के लिए एक शर्त होती है कि वो संसद का सदस्य होना चाहिए। जब भी हम संसद की बात करते हैं, पार्लियामेंट की बात करते हैं, तो मेरा मतलब है लोकसभा से, मेरा मतलब है राज्यसभा से। यानी या तो वो लोकसभा का मेंबर हो या फिर राज्यसभा का मेंबर हो, दोनों में से किसी एक सदन का मेंबर होना अनिवार्य है। यदि वो किसी एक सदन का मेंबर नहीं है, तो फिर उसे 6 महीने का टाइम दिया जाता है, 6 मंथ। विद इन 6 मंथ्स जो है उसे एक वाइस इलेक्शन कराया जाता है, उपचुनाव, और उपचुनाव में जीत हासिल करनी पड़ती है, तब जाकर के उसे प्रधानमंत्री जो है के पद पर वह बना रहेगा, तब जाकर के वह मंत्री के पद पर बना रहेगा। नहीं तो राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि राष्ट्रपति मंत्री पद से बर्खास्त कर दे या प्रधानमंत्री पद से बर्खास्त कर दे। ध्यान से समझिएगा, बहुत बड़ी पॉइंट मैंने नहीं, बस यही कहा है कि प्रधानमंत्री बनना है या मंत्री बनना है, उसके लिए जरूरी है कि लोकसभा के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का आप सदस्य हो। यदि नहीं है आप सदस्य और आपको मंत्री या प्रधानमंत्री बना दिया जाता है, तो आप 6 महीने तक अपने पद पर बने रहेंगे, और 6 महीने के बाद जो है 6 महीने एक दिन नहीं होना चाहिए, नहीं तो राष्ट्रपति क्या करेगा, हटा देगा। और इस 6 महीने के अंदर जो वाइस इलेक्शन होगा, उस वाइस इलेक्शन में, उस उपचुनाव में यदि आप जीत हासिल करके अपनी सदस्यता को प्राप्त कर लेते हैं राज्यसभा या लोकसभा से, तो आप पद पर बने रहेंगे। यही बातें जो है आप लिख लीजिए। अ मिनिस्टर स्लैश प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए, स्लैश का मतलब होता है दोनों। यदि हम मिनिस्टर की भी बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री की भी बात कर रहे हैं, स्लैश मिनिस्टर
may be a member of either houses of the parliament, may be a member of either houses of the parliament। मंत्री या प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है, जरूरी है। यदि, ध्यान में रखिएगा, यहाँ ये पॉइंट अभी लिखवा नहीं रहा हूं, यदि वो किसी सदन का सदस्य नहीं है जो प्रधानमंत्री अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, या मंत्री अपॉइंट किया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, तो ऐसी स्थितियों में वो अधिकतम 6 माह तक अपने पद पर बना रहेगा। 6 महीने के अंदर वाइस इलेक्शन कराया जाएगा। यदि उसमें हार जाता है तो राष्ट्रपति उसे हटा देगा। यदि वो जीत प्राप्त करके सदन की सदस्यता को ग्रहण कर लेता है तो राष्ट्रपति जो है उसे पद पर रहने की जो है अनुमति देगा, अन्यथा वो बर्खास्त कर देगा। तो एक बात है, तो ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा का ही सदस्य हो, वो राज्यसभा का भी सदस्य हो सकता है जो प्रधानमंत्री हैं, लेकिन अमूमन तौर पर लोकसभा के ही सदस्य प्रधानमंत्री बनाए जाते रहे हैं ज्यादातर। इसका कतई यह मतलब नहीं है कि राज्यसभा के कोई सदस्य आज तक प्रधानमंत्री नहीं बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी पूछा जाता है कि आखिर वो कौन सा राज्यसभा का सदस्य है जो प्रधानमंत्री बना।